स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और डायनामिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी प्रत्यास्थ डोरियों की ऊर्ध्वाधर गति। तो प्रत्यास्थ डोरी यानी इलास्टिक स्ट्रिंग हमें दी हुई है, उसमें ऊर्ध्वाधर गति कैसे होगी, तो उसके लिए एक आर्टिकल है सबसे पहले जो हम कर रहे हैं क्या कि मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा and is hung by one end and to the other end is tied a particle of mass m। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि स्वाभाविक लंबाई l, एक स्वाभाविक लंबाई l की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी जो है वो जिसका प्रत्यास्थम अपांक क्या है, जिसका प्रत्यास्थम अपांक है लैम्डा, ये हमें दिया हुआ है। एक सिरे से लटकी हुई है, हम वो सिरा मान लेते हैं ओ पॉइंट कि जिस सिरे से ये एक स्वाभाविक लंबाई l की एक इलास्टिसिटी, एक इलास्टिक जो डोरी है, स्ट्रिंग है, जो प्रत्यास्थ डोरी है वो बंधी हुई है एक सिरे से, ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ये एक एल लंबाई की नेचुरल लेंथ जिसकी एल है यानी स्वाभाविक लंबाई का मतलब अभी तक इस डोरी में हमने किसी भी तरह का खिंचाव उत्पन्न नहीं किया मतलब जो इसकी स्वाभाविक लंबाई है वो एज इट इज है। तो किसी एक सिरे से उसको बांधा गया है और फिर वो क्या कह रहे हैं, एट हंग बाय वन एंड, यानी इसके एक सिरे से हमने इसको बांध दिया। इसके बाद एंड टू द अदर एंड, यानी इसके जो दूसरा सिरा है इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं ए पॉइंट। यहां पर एक पार्टिकल m मास का, यानी जिसका द्रव्यमान m है, एक कण को यहां पे लटकाया जाता है m द्रव्यमान के एक कण को। अब हमें ये मालूम है कि अगर हम m द्रव्यमान के किसी कण को यहां इसके साथ बांध देंगे इसके दूसरे सिरे पर, जो कि ऊर्ध्वाधर वे में हमारे पास ये जो वर्टिकल वे में हमारे पास डोरी है, उसके दूसरे सिरे पर अगर हम एक m द्रव्यमान को भी कण बांधेंगे तो उसमें m द्रव्यमान के कण का मतलब क्या होगा, इसमें कोई ना कोई भार होगा। उस भार की वजह से हम ये मान लेते हैं कि वो जो डोरी है वो यहां तक खींच जाती है, जिसे मैं B पॉइंट दे देता हूं। अगर हम किसी भी भार की, अगर मान लो मैं कोई एक बॉल, इस बॉल को मैं यहाँ इसके सिरे से बांध दूं तो नेचुरल सी बात है कि वो उसके वेट की वजह से वो जो डोरी है उसमें कुछ ना कुछ खिंचाव होगा। वो जो खिंचाव है वो यहां तक, मान लेते हैं कि उस खिंचाव की वजह से ये डोरी यहां से चल करके यहां तक पहुंच गई, जिसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई मैं ये मान लेता हूं कि क्या हो गई, b हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए जब इस m द्रव्यमान की वजह से जब ये डोरी यहां तक खींची जाएगी तो खींची जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, खींचने का मतलब क्या होगा, इसमें तनाव उत्पन्न होगा। तनाव कहां उत्पन्न होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड में। और जो तनाव उत्पन्न होगा उसको हम क्या लिखते हैं, ये क्योंकि अभी इसने क्या कहा कि इसके m द्रव्यमान को लटका करके छोड़ दिया गया। अब लटका करके छोड़ दिया गया यानी वो यहां तक पहुंच गया, मतलब साम्यावस्था में, संतुलन में, क्योंकि अभी इस पर और कोई बल नहीं लग रहा है और कोई खिंचाव नहीं हो रहा। इस m द्रव्यमान की वजह से जितना खिंचाव हुआ उसकी वजह से ये यहां तक पहुंच गई। अब साम्यावस्था में जो तनाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस m द्रव्यमान की वजह से, उसके लिए अगर हम फार्मूला लिखें, यानी प्रारंभिक या इनिशियल प्रारंभिक तनाव या इनिशियल टेंशन, उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला होगा T इज इक्वल टू, जैसे प्रारंभिक है तो इसको मैं T नॉट से डिनोट कर देता हूं। T नॉट इज इक्वल टू, देखो तनाव किसकी वजह से हो रहा है, m द्रव्यमान के भार की वजह से हो रहा है। m द्रव्यमान का भार कहां कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और जब कोई भी पार्टिकल पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, यानी टोटल क्या हो गया, mg फोर्स यहाँ लगेगा, m द्रव्यमान, और g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल जो ग्रेविटी फोर्स है वो भी इस पे लगेगा, यानी तनाव जो होगा mg के इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, लैम्डा। इसका अगर इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थ मापांक है, तब फार्मूला होगा लैम्डा, होता क्या है, एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। ये हमारे पास फार्मूला होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तनाव का फार्मूला, यानी mg इज इक्वल टू लैम्डा। एक्सटेंशन कितनी होगी, एक्सटेंशन किसे बोलते हैं, विस्तार का मतलब उस स्वाभाविक लंबाई की डोरी में कितना विस्तार हुआ उस m द्रव्यमान को लटकाने से, और विस्तार कितना हो रहा है, b, तो लैम्डा b। और नेचुरल लेंथ हमारे पास क्या थी, नेचुरल लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी l, तो नेचुरल लेंथ है हमारे पास l। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1 तक हमने क्या किया कि एक डोरी को, जैसे कि हमें आर्टिकल में दिया हुआ है, एक डोरी को हमने खींचा, हमने नहीं खींचा, एक डोरी को हमने एक फिक्स पॉइंट से यहाँ बांध दिया। यहाँ से बांधने के बाद वो ए पॉइंट तक इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ हमने एक एम द्रव्यमान का कण लटकाया, जिसकी वजह से डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ और वो डोरी यहाँ तक आ गई खिसक करके बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट तक आने के बाद जो इसमें टेंशन, जो इसमें तनाव उत्पन्न हुआ, वो हमने चेक कर लिया, जो तनाव क्या हुआ वो इसके इक्वल हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस बी पॉइंट पर जब ये बिंदु, जब ये डोरी इस बी पॉइंट तक हमारे पास आ गई, यहां से इसको अगर हम खींचें और अगर मैं इसको यहां से खींच करके सी पॉइंट तक ले जाऊं और यहां ले जाकर के हम इसको छोड़ दें, हमने क्या किया, इस बी पॉइंट को, इस डोरी को यहां से पकड़ के इस सी पॉइंट तक खींचा और खींच करके अगर हम इसको छोड़ देते हैं, तब देखो जब हम इसको खींच करके जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये उस तरफ जाएगी, डोरी वापस जाएगी, क्योंकि वो अपनी कहां जाएगी, वो अपनी नेचुरल लेंथ को कवर करेगी। यानी जिस तरह भी हम खींच करके छोड़ेंगे, एक डायग्राम, एक इमेज आपके माइंड में भी बननी चाहिए। अगर हम किसी को भी खींच करके डोरी को छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी एक फिक्स पॉइंट की ओर गति करती है, ठीक है? तो ये वापस कहां करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी। जब ये ऊपर की ओर गति करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें त्वरण भी होगा। त्वरण होगा, दैट मीन्स हम उसमें गति की समीकरण हम यूज कर सकते हैं। हमने जब इसको खींचा तो एम द्रव्यमान पे एक पार्टिकल और गति की समीकरण हमारे पास क्या आएगी, d2x/dt²। ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये देखिए, ये जब से तब हमने इसको फिर से खींचा सी तक, तो इसमें फिर तनाव कुछ ना कुछ हुआ। पी पॉइंट पर हम एक बार इसकी पोजीशन चेक करते हैं, जिसकी डिस्टेंस यहाँ बी से हम ले लेते हैं कि कितनी होगी, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं। जब हमने इसको पकड़ के यहां तक लेकर गए और जब इसको खींचने के बाद पकड़ के खींचा यहाँ तक सी तक और इसको यहां से छोड़ने के बाद पी पॉइंट पर जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये जो सी पॉइंट है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो किसी समय टी के बाद पी पॉइंट पर जब हम उसकी पोजीशन चेक करेंगे तो हमें पता है कि जब हमने इसको यहां से खींचा है तो खींचने में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न जरूर होगा। यानी जो तनाव होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जो तनाव उत्पन्न होगा, यानी फार्मूला क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस टी। हमने इसको यहां नीचे तक खींचा, पहले से ऑलरेडी एक वेट हमारे पास था, क्या था, mg, जो कहां कार्यरत था, वो भी नीचे की ओर ही लग रहा था। हमने भी अभी भी क्या किया, इस डोरी को नीचे की ओर ही खींचा है। तो क्या हुआ, टेंशन जो उत्पन्न हो रही है, इसमें जो टेंशन आ रही है उसके दो रीजन है। एक तो हमने डोरी को खींचा उसकी वजह से, दूसरा ये बाहर भी तो लटका हुआ है तो इसकी वजह से। तो टेंशन प्लस mg। अब हमें ये मालूम है टेंशन नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि तनाव जो होता है वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस टी से हमने डिनोट किया। mg वो वेट है जिसकी वजह से इसमें पहले से तनाव हो रहा है, जिसकी वजह से हमने पहले से इसमें mg तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहां की बात करें, m d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस टी। अब यहां तनाव की कैलकुलेशन हमें करनी है, माइनस टी, टी की यानी तनाव की वैल्यू अब हमारे पास क्या होने वाली, तो हमारे पास तनाव की वैल्यू क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, हमें ये मालूम है फार्मूला यही रहेगा, लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। तो यहां मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूं इस टी की वैल्यू को। तो देखिए टी क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी होगी, हम कहां चेक करेंगे, जब हमने इसको यहां तक खींच के छोड़ दिया तो इस पी पॉइंट पर हम चेक करते हैं टोटल एक्सटेंशन कितनी है, टोटल विस्तार कितना होगा। देखिए यहां से यहां तक विस्तार कितना होगा, x, ये तो हो ही है। इसके अलावा नेचुरल लेंथ में अभी तक कितना विस्तार हो चुका, एक विस्तार तो पहले हुआ था, b विस्तार हुआ था, किसकी वजह से, पहले हमने m द्रव्यमान का एक पार्टिकल यहां पे लगाया था जिसकी वजह से पहले विस्तार हुआ b, और फिर हमने उसको और खींच करके छोड़ा, तो p पॉइंट पर विस्तार हमने जो माना वो कितना माना, x। तो टोटल विस्तार कितना हो गया, टोटल विस्तार हो गया p पॉइंट तक टोटल विस्तार कितना हो गया। नेचुरल लेंथ के बाद जितनी भी आपके पास डोरी की लंबाई है वो सब क्या होगी, विस्तार होगी। तो नेचुरल लेंथ यहां खत्म हो गई, इसके बाद b प्लस p तक x, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, b प्लस x डिवाइडेड बाय किससे करते हैं हम, नेचुरल लेंथ जो कितनी है l। तो यहां पर हमारे पास t की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा b प्लस x अपॉन l प्लस mg। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक, यहां पे कोई डाउट किसी को?
फिर से देख लीजिए, माइनस टी क्योंकि तनाव ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, प्लस mg क्यों आया, क्योंकि हमने इस नीचे की ओर ही खींचा और एक पहले से एक द्रव्यमान लटका हुआ है m, जिस जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जिस दिशा में हम इसको खींच रहे हैं वो उसी दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसमें ऐड हो जाएगा। बट तनाव हमेशा क्या लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसको हमने माइनस से डिनोट किया है। तो इसलिए टोटल टी की वैल्यू जब हमने फाइंड की तो टी की वैल्यू क्या होती है, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ की फार्मूला ध्यान रखना। हुक्स लॉ है ये हमारे पास। हुक्स लॉ कहता है कि खिंचाव जब भी किसी भी पार्टिकल में जब भी हम खिंचाव करेंगे किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग में, तब वो जो होगा वो उसकी विस्तार अपॉन उसकी प्रारंभिक लंबाई या नेचुरल लेंथ के बराबर होता है। तो प्रारंभिक लंबाई हमारे पास एल है, हमें मालूम है नेचुरल लेंथ एल क्वेश्चन दी हुई है, और विस्तार टोटल हुआ, पहले हुआ बी और फिर हमने किया एक्स, तो टोटल हो गया लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन एल। तो ये हो गया इसकी नेचुरल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने टी की, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस लेमडा बी अपॉन एल माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल और फिर प्लस एम जी, इसकी इक्वल आ जाएगी वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट स्टेप में लेमडा एल लेमडा बी अपॉन एल, लेमडा बी अपॉन एल की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, लेमडा बी अपॉन एल की वैल्यू माइनस एम जी की इक्वल आ जाएगी, या माइनस एम जी पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा बी अपॉन एल, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल प्लस एम जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू बन जाएगी वो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल एम। इस m को यहां ले आया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो एक सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की एक मानक समीकरण। दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर मैं लिखता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 को यहां से कंपेयर करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी। म्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लेमडा अपॉन एल एम के इक्वल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसका आवर्तकाल फाइंड कर सकते हैं। आवर्तकाल सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्तकाल क्या होता है, फार्मूला जिसको हम कैपिटल टी से करते हैं, आवर्तकाल जिसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं टाइम पीरियड को, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा अपॉन एल एम, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ का आवर्तकाल आ गया 2 पाई रूट ऑफ एल एम अपॉन लैम्डा। यहाँ तो कोई डाउट? तो इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 दिस आउट। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? अब ये हमारे पास आवर्तकाल आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है प्लीज इसको पॉज कीजिए वीडियो को और ये नोट कर लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ 2 केसेस हैं जो हम कंसीडर करेंगे। केस 1 में हमें क्या कहता है कि जब c, ये जो c की वैल्यू है ये लेस देन हो, कहां से, इस b से, दैट मीन्स c की जो डिस्टेंस है इज लेस देन फ्रॉम b। अगर c की डिस्टेंस b से कम होगी, हमें मालूम है क्या होगा। देखो, इसको अगर मैं ऐसे नहीं कर करके आपको अगर इस तरह से डिटेल में समझाऊं कि ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये हमने लिया C पॉइंट। अब अगर हमें ये कहते हैं कि ये जो C की लेंथ है, ये C की लेंथ B से क्या है, छोटी है, यानी ये B की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, और C यहां से यहां तक है। तब आप खुद देखिए कि हमने यहां से इस पार्टिकल को खींच करके यहां छोड़ा, कहां से खींचा, B से खींच करके C तक लेकर आकर हमने छोड़ दिया। तो हमें ये मालूम है कि ये C कभी भी A तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे इसमें कितना भी वेग हो। क्यों? क्योंकि
इसकी जो लंबाई है वो b से कम है। जब इसकी लंबाई b से कम है तब ये a तक कैसे पहुंचेगा, यानी कि वो ज्यादा यहां तक पहुंच जाएगा। इसके बाद तो आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी लंबाई इतनी नहीं है। जब उसकी लंबाई इतनी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये b के दोनों साइड यानी c डैश और c, यानी ये दोनों साइड b के दोनों साइड क्या होगा, दोलन करेगा। और इस तरह के दोलन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। यानी जब c क्या रहेगा, b से लेस देन रहेगा, तब इसकी जो गति रहेगी वो क्या होगी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में ही रहेगी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में आवर्तकाल क्या होता है, हमें मालूम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का आवर्तकाल वही होता है जो अभी हमने फाइंड किया, दैट मींस 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू। और हमारा आंसर हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि इस कंडीशन में टी की जो वैल्यू आएगी वही रहेगी जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब सी बी से लेस देन होगा। क्लियर है यहां तक। अगर हम आवर्तकाल फाइंड करते हैं इसका कि ये इसके जब यहां से खींच करके हम छोड़ेंगे तो बी के दोनों गति करेगा, तब आवर्तकाल क्या होगा, तब आवर्तकाल सरल आवर्त गति की तरह ही होगा। और हमने ये जो पहले फाइंड किया हुआ है ये आवर्तकाल सरल आवर्त गति के ऊपर ही है, तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। चेंज कब आएगा, जब सी की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो बी से बड़ी हो जाए। दैट मीन्स जो केस सेकंड में कंसीडर कर देता हूं, केस सेकंड, इफ बी इज लेस देन सी, समझे। अगर बी लेस देन सी से, तो इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब यहां तक अगर हम यहां तक इसको खींच करके छोड़ें सी पॉइंट तक, जैसे यहां तक खींच के छोड़ें, तो इस सी पॉइंट को यहां तक खींच करके आप इसको यही इमेजिन करना। इसे मैं इसको इस तरह से लिख करके बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। जब मैं इसको यहां से खींच करके छोड़ूंगा, अब इसकी डिस्टेंस देख लीजिए, इसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा है ए से बी के बीच में, तो ये कहां जाएगा, ये अगर मैं डिस्टेंस को यहां तक देता हूं, तो जब यहां तक की डिस्टेंस लेकर हम इसको छोड़ेंगे तब ये लास्ट यहां तक आ जाएगा। हम मतलब इसको इतना ही खींचते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो बी से कुछ बड़ी हो। जब बी से बड़ी होगी तब जब इसको हम यहां से छोड़ेंगे तो वो इसको क्रॉस कर करके यहां तक पहुंचेगा। और यहां तक पहुंचने पर पहले तो यहां तक पहुंचेगा, यहां तक जैसे ही पहुंचेगा बी पॉइंट तक पहुंचेगा, तनाव होगा। फिर ए पॉइंट पर आएगा क्योंकि यहां पे गति होगी, इसको क्रॉस करेगा क्योंकि लेंथ क्या बड़ी है इसकी, ये ए पॉइंट तक आ जाएगा। ए पॉइंट पे जैसे ही आएगा वो अपनी नेचुरल लेंथ को क्या हो जाएगी, उसकी नेचुरल लेंथ वैसी हो जाएगी क्योंकि ए पॉइंट उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल, यानी डोरी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसको ए पॉइंट पर आने के बाद ये ए पॉइंट पर जब भी जैसे ही ए पॉइंट पर ये पार्टिकल पहुंचेगा हमारे पास, तो ए पर पहुंचने पर जो डोरी क्या होगी, अपनी स्वाभाविक लंबाई में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जिससे क्या होगा, स्वाभाविक लंबाई पे आने पर इसमें तनाव कितना हो जाएगा, तनाव इसमें 0 हो जाएगा। क्योंकि तनाव कब लगता है, जब डोरी को हम खींच रहे होते हैं। और जब अगर वो वापस अपनी स्वाभाविक लंबाई पे आ जाए तब उसमें क्या हो जाएगा, तनाव 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर तनाव 0 हो जाता है तो क्या होगा, ए के ऊपर, यानी ए को जब क्रॉस करके जाएगी तो उसमें क्या होगा, ए के ऊपर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन समाप्त हो जाएगा तो ए तक प्राप्त वेग जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊपर की ओर इसकी गति तब तक जारी रहेगी जब तक इसका वेग 0 न हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है, आर्टिकल हमने पहले भी किए हुए हैं क्या, कि जब इसको हम खींचेंगे यहां तक आएगा, यहां पर आने पर इसका वेग ये जो होगी इसकी डोरी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अगर इसमें और वेग रहेगा तो इसको क्रॉस करके यहां तक चला जाएगा। जहां यहां तक आने पर, इस सिरे तक आने पर इसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वेग फिर भी हो सकता है जिसको भी क्रॉस कर करके जब वहां तक गति करेगा जहां इसका वापस क्या हो जाएगी, नेचुरल लेंथ जो इसमें तनाव होगा वो लास्ट वहां तक गति करेगा जब तक इसमें तनाव की वजह से वो 0 वेलोसिटी जो उसकी 0 नहीं हो जाती। अब हमें ये मालूम है कि यहां पर आने पर इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन तो यहां पे खत्म हो जाती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां होगा, जब इसको क्रॉस करके जाएगा बी डैश और फिर इसके बाद यहां आएगा सी डैश पर। तब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिर्फ ये 2 पार्टिकल, ये 2 डिस्टेंस जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगी, बी से सी के बीच में और बी डैश से सी डैश के बीच में। ठीक है, अब हमें यहाँ आवर्तकाल फाइंड करना है। अगर तो आवर्तकाल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इस कंडीशन में हम समीकरण जो हमारे पास थी, जो हम पहले लेके चले थे, इक्वेशन नंबर आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, हम एक इक्वेशन लेके चले थे। उसी इक्वेशन से देखिए
हमारे पास इक्वेशन थी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लेमडा क्या इक्वेशन थी माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल एम, माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल एम, ये हमारे पास इक्वेशन थी। हम इसको अब नेक्स्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल एम, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या करें, दोनों साइड हम इसको एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे तो v dv इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल एम dx, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, कोई इश्यू नहीं है, दोनों साइड 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर अपॉन लेमडा m प्लस c1। हमने यहाँ पे इसको c1 दे दिया क्योंकि ऊपर हम यहाँ पे c लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको दे दिया c1। ठीक है, अब c1 यानी कांस्टेंट की वैल्यू हम कहाँ फाइंड करते हैं? कांस्टेंट की वैल्यू हम हमेशा हमारे लास्ट पॉइंट यानी उस पॉइंट से करते हैं जहां तक हमने इसको खींचा है। ये हम इसको हमेशा प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट मानते हैं। तो यहां हम C पर हम यहां वैल्यू फाइंड करेंगे C के लिए, C1 के लिए। क्लियर? तो इस C1 के लिए यहां पे देखिए क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हमने यहां तक खींच करके इसको छोड़ा। तो छोड़ा जब खींच करके जब छोड़ा तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हमारे पास हो गई क्या? 0। अब जब यहां से खींच करके छोड़ा तो उस टाइम वेलोसिटी तो हो गई 0। x डिस्टेंस की बात अगर मैं करूं तो डिस्टेंस क्या रहेगी? यहां पे डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? इस डिस्टेंस को कुछ एज्यूम कर लेते हैं भी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं, कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं। ये डिस्टेंस b मानी है, इस पॉइंट को c माना है, इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम a मान लेते हैं, a डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी इस पॉइंट से। तो a डिस्टेंस मान ली, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया? x तो हो गया a, ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी? 0 होगी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए स्क्वायर अपॉन लेमडा m प्लस c1 का हम यहां से वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, जो आ जाएगी c1 इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर अपॉन एल एम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c1 कहां पे? इस इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c1, तो वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर अपॉन एल एम प्लस लेमडा ए स्क्वायर अपॉन एल एम, कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एल एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसके बाद अब हम वेव की विवेचना कर रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी कौन सी आई है? ये वेलोसिटी वो आई है जब पार्टिकल यहां से छोड़कर किसी p पॉइंट पर हमने देखा, किसी p पॉइंट पर, यानी यहां से छोड़ा p पॉइंट पर पार्टिकल आया, तो इस p पॉइंट पर उसमें वेग कितना था, उस वेग के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास नेचुरल लेंथ a तक थी, यानी इस पॉइंट तक थी। अब हमें इस पॉइंट पर, यानी नेचुरल लेंथ a पर, इस a पॉइंट तक हमें चाहिए कि यहां जब पार्टिकल पहुंचेगा तो यहां a पर हमें क्या वेग उसका मिलेगा। तो हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे यदि a पर कण का वेग, कुछ भी मान लेते हैं हम, a पर कण का वेग va मान लेते हैं, तब a पर कण का वेग va माना a पर कण का वेग va है, ये मान लेते हैं। और जब a पर कण का वेग va होगा और तब उस कंडीशन में x, जो डिस्टेंस हमने फाइंड की है यहाँ पे x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वेग तो हमने मान लिया va, और ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड की है x, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी? a पर दूरी क्या हो जाएगी? तो यहां पर जब a पर कण का वेग मान लेते हैं हम va है, तो देखिए
जब वी ए है, कण कहां पर, ए पर, कण का वेग हमने मान लिया वी ए, तब यहां x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, यहां देखिए इस b से नीचे जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो क्या मानी थी, x मानी थी, यहां से लेकर के यहां तक की जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो क्या थी, x थी। अब यहां जब पार्टिकल b पर आएगा तो b पर x कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि b डिस्टेंस इसके नीचे नीचे थी हमारे पास। अब जब b से ऊपर जाएगा, तो b से जब ऊपर जाएगा, जब a तक आएगा, तो a पर जो x होगा उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b, लेकिन वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि x यहाँ 0, यहाँ x थी, यहाँ 0 हो गया, इससे ऊपर जब जाएगा तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डिस्टेंस कितनी है, b, तो x इक्वल्स टू -b। तो ये सारी वैल्यू कौन कौन सी, a पर कण का वेग va और x कितना होगा, डिस्टेंस -b, यहां हम पुट कर देते हैं। जब यहां पुट करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एम ए स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आएगा वो एस्टिज रहेगा। यहां तक क्लियर। तो लैम्डा अपॉन एल एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वेग है। अब हमें ये मालूम है क्या कि b जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है, अगर v डिस्टेंस ज्यादा है तो ये टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम केस लेके चलते हैं कि b जो है वो ग्रेटर देन है c से, तो जब b ग्रेटर देन c है, यानी ये जो डिस्टेंस है ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा हमारे पास, ये टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी वी ए की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ लैम्डा अपॉन एल एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव। क्लियर, प्लस माइनस की जगह पॉजिटिव का साइन यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम देखते हैं, अब ये ए बिंदु पर इस वेग की वजह से, ये वेग क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए बिंदु पर वेग के कारण जो वैल्यू, जो वेग के कारण ये पार्टिकल जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वेग हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जो किसके इक्वल आ रहा है, किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव इक्वल आ रहा है, यानी ए के ऊपर भी जो ये मोशन है इसका, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, यहाँ ए से रुकेगा नहीं, इसको क्रॉस कर जाएगा। जब इसको क्रॉस करके जाएगा तब हम देखते हैं कि कण द्वारा टोटल कितनी दूरी जो है वो कवर की जाएगी। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्या, कण द्वारा तय की गई टोटल दूरी, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर रहा है, ए के बाद वो कितनी डिस्टेंस आगे कवर करेगा। तो गति की समीकरण, गति तो है, वेग तो है, तो गति की समीकरण हमें मालूम है, गति की समीकरण होती है क्या, गति की समीकरण होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये गति होती है, गति की समीकरण होती है। तो इस समीकरण की हम हेल्प लेते हैं। देखो v किसको डिनोट करता है, अंतिम वेग को, फाइनल वेलोसिटी को, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जहां जिस वेग की वजह से पार्टिकल हाईएस्ट ऊंचाई जो भी मैक्सिमम हाइट है उसकी वहां तक जाए, या मैक्सिमम वेग को वो अटेंड करे, वहां पर वो क्या हो जाएगी, जब ये हाईएस्ट अंतिम वेग का मतलब ये होगा कि इसको जितना भी इसके बाद गति करनी है वहां तक गति करेगा, और वहां तक गति करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वहां जब वो रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यू क्या है, इनिशियल वेग है, कहां का इनिशियल वेग, इस ए पॉइंट पर इनिशियल वेग, क्योंकि ए पॉइंट से आगे गति कितनी कर रहा है हम ये चेक कर रहे हैं। तो यू क्या होगा, यू का मतलब होगा इस ए पॉइंट पे उस पार्टिकल का प्रारंभिक वेग कितना है, और वो प्रारंभिक वेग हमने अभी फाइंड किया है कितना है, यू इक्वल्स टू हमारे पास है क्या, यू स्क्वायर कर लेते हैं वापस, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा अपॉन एल एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से जब वेलोसिटी 0 है तो ये कितना हम लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लिख सकते हैं। तो यहां से h कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दे यू स्क्वायर की। तो हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए कि हाइट कितना ऊपर तक वो पार्टिकल जाएगा इस वेग से। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर दैट इज लैम्डा अपॉन एल एम, 2g ऑलरेडी है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा अपॉन 2gLm हमने एक पहले वैल्यू की थी, सबसे पहली इक्वेशन हमने लिखी थी तनाव की, उसमें उसके थ्रू हमारे पास एक रिजल्ट आया था लैम्डा बी अपॉन एल इक्वल्स टू mg, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, क्वेश्चन नंबर 1 चेक कीजिएगा। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे लैम्डा अपॉन एल एम, हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग
हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। एल एम हमारे पास है, एल भी है, एम भी है और जी भी है। तो यानी लैम्डा बी इक्वल टू एल एम जी हम ले सकते हैं, एल एम जी। तो लैम्डा हमारे पास है, यानी लैम्डा ये हो जाएगा हमारे पास बी इज इक्वल टू एल एम जी अपॉन लैम्डा, जबकि हमारे पास है लैम्डा अपॉन 2 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एम जी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एच आ जाएगा, एच इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। इसके इक्वल हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाइट आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2b। अब अगर जो इसका वेग है, जो इसकी हाइट है, अगर हाइट 2l तक रहती है मैक्सिमम, अगर हाइट हमारे पास मैक्सिमम 2l तक रहती है तो यहां आकर के पार्टिकल रुक जाएगा। अगर हाइट 2l से ज्यादा हो जाती है, ये डिपेंड करेगा इस पे जो भी हमारे क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी इस फार्मूले में पुट करने के बाद फार्मूले में, तो हमें पता चलेगा। अगर हाइट 2l से ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, इसको क्रॉस करके आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर कितना जाएगा उसके अकॉर्डिंग वापस इसकी क्या हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2l तक है तो 2l तक है तो यहां आकर के ये पार्टिकल रुक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो यहां पर इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक आर्टिकल है जिसके थ्रू हमारे जिसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये आर्टिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, और ताकि हम क्वेश्चंस आगे एग्जांपल करें जो आपको क्लियर हो जाए। तो आज अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके एग्जांपल। थैंक यू।